हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय द सक्सेस की। आज हम जानेंगे मध्यकालीन भारत में मुग़ल साम्राज्य के बारे में। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और यह कब हुआ था? तो यह 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। और इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी और इसके बाद इसने भारत में मुग़ल वंश की नींव रखी। अब आइए अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो चलिए दोस्तों, अगर देखा जाए तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था और यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। और खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। अब देखेंगे घाघरा का युद्ध। तो घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और महमूद लोदी के बीच में लड़ा गया था। अब चलिए चंदेरी का युद्ध। तो चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच में लड़ा गया था। और यह कब लड़ा गया? तो यह 1528 में लड़ा गया था। तो इसका ऑप्शन डी है जो कि गलत है। तो चंदेरी का युद्ध 1528 में लड़ा गया था। अब आइए अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस युद्ध के दौरान बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो बाबर ने जिहाद की घोषणा खानवा के युद्ध के दौरान की थी, क्योंकि खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ महमूद लोदी और मेदिनी राय दे रही थी। जब बाबर ने इनकी सेना देखी और सोचने लगा कि कहीं हम ये युद्ध हार ना जाए, तब इसने अपनी सेना में जोश लाने के लिए यह जिहाद का नारा दिया और कहा कि ये युद्ध अब युद्ध नहीं है, ये युद्ध अब धर्म युद्ध है, इसे हमें हर हाल में जीतना है। इसके बाद तब बाबर ने राणा सांगा को खानवा के युद्ध में हराया था। अब आइए अगला क्वेश्चन। राणा सांगा और बाबर के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? तो जैसा कि आपको अभी बताया था, राणा सांगा और बाबर के बीच में खानवा का युद्ध हुआ था। और यह कब लड़ा गया था? तो यह 1527 में लड़ा गया था। दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बाबर पितृपक्ष से किस वंश का था, तो बाबर पितृपक्ष से तैमूर वंश का था और मातृपक्ष से चंगेज खां के वंश से था। अब चलिए अगला क्वेश्चन। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की उपाधि कहाँ धारण की थी? दोस्तों, जब बाबर के पिता की मृत्यु हुई तब यह मात्र 11 साल का था और 1494 में यह फरगना का शासक बन गया। लेकिन आसपास के राज्यों ने इस पर आक्रमण कर दिया और इसे अपना राज्य त्यागना पड़ा। और जब इसने 1504 में काबुल और कंधार पर अधिकार किया, तब इसने बादशाह और पादशाह की उपाधि धारण की थी। तो इसने किस पर अधिकार किया था? काबुल और कंधार पर। अब चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस हिंदू राज्य के बारे में बाबरनामा से जानकारी मिलती है? तो बाबरनामा से मेवाड़ के बारे में जानकारी मिलती है। और मेवाड़ का राजा कौन था? तो मेवाड़ का राजा उस समय राणा सांगा था। दोस्तों, आपको एक बात और याद रखनी है, बाबर को भारत आने का आमंत्रण राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के चाचा दौलत खां लोदी, जो कि पंजाब का सूबेदार था, इन्होंने ही बाबर को भारत आने का आमंत्रण दिया था। अब आइए अगला क्वेश्चन। तुजुक ए बाबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों, तुजुक ए बाबरी बाबर द्वारा लिखी गई थी और यह इसकी बायोग्राफी है। और इसने यह तुर्की भाषा में लिखी थी और इसका जो फारसी में अनुवाद किया था, तो इसका फारसी में अनुवाद अकबर के नवरत्नों में से एक अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। तो ये आपको याद रखना है कि इसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था और बाबर ने इसे तुर्की भाषा में लिखा था। तो अब चलिए अगला क्वेश्चन। शाहरुख, जो कि एक चांदी की मुद्रा है, किस शासक द्वारा चलवाई गई थी? तो यह बाबर द्वारा चलवाई गई थी, क्योंकि जब बाबर ने पानीपत का युद्ध जीता तब इसने पानीपत में काबुली बाग और काबुली मस्जिद का निर्माण करवाया था।
और इसने काबुल में शाहरुख नाम के सिक्के और कंधार में बाबरी नाम के सिक्के चलवाए थे और तब वहाँ की जनता ने खुश होकर इसे कलंदर की उपाधि भी दी थी। अब आइए अगला क्वेश्चन, बाबर ने चंदेरी का युद्ध किसके साथ लड़ा था? तो बाबर ने चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय के बीच में हुआ था। तो चलिए अगला क्वेश्चन, तुलगमा युद्ध नीति किसके द्वारा प्रचलित की गई थी? तो तुलगमा युद्ध नीति बाबर के द्वारा प्रचलित की गई थी और यह एक युद्ध नीति है जो बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी के खिलाफ इस्तेमाल की थी। और इस युद्ध नीति में एक ओर खाई और दूसरी ओर यमुना नदी थी और बीच में बाबर के सैनिक थे और इसने थोड़ी थोड़ी दूरी पर तोपें भी रखी थी। तो आपको एक बात और याद रखनी दोस्तों, बाबर के दो फेमस तोपची हुआ करते थे, वह कौन थे? मुस्तफ़ा खान और उस्ताद अली। अब चलिए अगला क्वेश्चन, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? तो दोस्तों तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई थी और यह किसने लिखी थी? तो इसे बाबर ने स्वयं लिखा था और इसका जो फारसी में अनुवाद किया था वह इसके नवरत्नों में से एक अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था। अब आइए अगला क्वेश्चन, बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। दोस्तों जब बाबर मरने से पहले इसकी अंतिम इच्छा थी कि इसकी बॉडी को काबुल में दफनाया जाए, परंतु जब 1530 में जब बाबर की मृत्यु हुई तो इसे आगरा के आरामबाग में दफनाया गया था, लेकिन बाद में इसकी अंतिम इच्छा को पूरा करते हुए इसके ताबूत को निकालकर उसे काबुल भेज दिया और इसका मकबरा भी काबुल में ही स्थित है। ठीक है ना? तो ये आपको याद रखना है कि यह एक पहला शासक था जिसे 2 बार दफनाया गया था। अब आइए अगला क्वेश्चन, हुमायूं ने चौसा का युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था? तो हुमायूं ने चौसा का युद्ध 1539 में शेरशाह सूरी के विरुद्ध लड़ा था, जिसमें हुमायूं को शेरशाह ने पराजित किया था। दोस्तों शेरशाह सूरी का पहला नाम शेर खान था। जब इसने हुमायूं को पराजित किया था तब इसने शेरशाह सूरी का टाइटल दिया था। अब आइए अगला क्वेश्चन, अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो दोस्तों जब 1556 में हुमायूं की डेथ हुई तब भारत का अगला मुग़ल बादशाह अकबर को बनाया गया था और इसका संरक्षक कौन था? तो इसका संरक्षक बैरम खान था। और जब अकबर 13 साल का था तब बैरम खान ने 1556 से लेकर 1560 तक इसके संरक्षक या ये कहिए कि एक शासक के रूप में शासन किया था। अब चलिए अगला क्वेश्चन, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का नाम क्या था? तो अकबर द्वारा बनवाए गए पूजा गृह को इबादत खाना कहा जाता था। दोस्तों जब 1573 में अकबर गुजरात विजय से लौटा तो इसने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा, इबादत खाना, मरियम महल और सलीम चिश्ती की मकबरा का निर्माण करवाया था। और एक बात और याद रखनी है दोस्तों, इसी ने आगरा से फतेहपुर सीकरी में अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था। अब चलिए अगला क्वेश्चन, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो राजा बीरबल की उपाधि महेश दास को दी गई थी, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक था। अब आइए अगला क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य क्या था? तो अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य भू राजस्व या मूल्यांकन का संग्रह करना था। और इसका जो भू राजस्व मंत्री कौन था? तो अकबर का भू राजस्व मंत्री टोडरमल था और जो कि यह इसके नवरत्नों में से एक था। अब आइए अगला क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा चलाए गए दीन ए इलाही को एक धर्म कहा था? तो ये अबुल फजल ने कहा था और ये भी एक अकबर के नवरत्नों में से एक था और इसी ने आईने अकबरी या अकबरनामा लिखी थी। अब चलिए अगला क्वेश्चन, अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारत कहाँ पाई जाती हैं?
तो अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारत फतेहपुर सीकरी में पाई जाती हैं, जो कि अकबर ने कौन कौन सी बनवाई थी? बुलंद दरवाज़ा, इबादत खाना, मरियम महल और सलीम चिश्ती का मकबरा। और चलिए अगला क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? तो अकबर के सैनिक विभाग का प्रमुख मीर बख्शी था। अब आइए अगला क्वेश्चन, अमरकोट के राजा वीर साल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? तो अमरकोट जो कि राजस्थान में है, वहाँ के राजा वीर साल के महल में अकबर का जन्म हुआ था। और इसका जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। और अकबर के बचपन का नाम क्या था? तो इसके बचपन का नाम बदरुद्दीन था। अब चलिए अगला क्वेश्चन, किसने अकबर को जिले इलाही एवं फर्रे इज्दी कहा था? तो इसे अबुल फजल ने कहा था। अब आइए अगला क्वेश्चन, दीवाने वजीरात एक कुल नामक नया पद की स्थापना किसने की थी? तो दीवाने वजीरात एक कुल नामक नए पद की स्थापना अकबर ने की थी। अब आइए अगला क्वेश्चन, अकबर ने किसे कंठाभरणवाणी विलास की उपाधि दी थी? तो ये उपाधि तानसेन को दी थी, जिन्हें रामतनु पांडे के नाम से भी जाना जाता है। और ये अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध कवि हुआ करते थे। अब आइए अगला क्वेश्चन, देशआला बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो यह टोडरमल से संबंधित है। और ये कौन थे टोडरमल? तो ये अकबर के दरबार में भूराजस्व मंत्री थे। अब आइए अगला क्वेश्चन, अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान कौन सा था? तो अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान अरीरगढ़ विजय था। अब चलिए अगला क्वेश्चन, हमीदा बानो बेगम कौन थी? तो हमीदा बानो बेगम अकबर की माता थी और हुमायूं की पत्नी थी। अब आइए अगला क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जैसा कि आपको अभी बताया था, टोडरमल। तो आइए अगला क्वेश्चन, हुमायूं ने चौसा का युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था? तो जैसा कि आपको पहले बताया था, हुमायूं ने चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी के विरुद्ध लड़ा था। अब चलिए अगला क्वेश्चन, हुमायूं नामा के रचनाकार कौन थे? तो हुमायूं नामा के रचनाकार गुलबदन बेगम थी, जो कि हुमायूं की सिस्टर थी। अब आइए अगला क्वेश्चन, कलंदर किसे बोला जाता था? तो कलंदर बाबर को कहा जाता था, क्योंकि इसने काबुल में शाहरुख के सिक्के और कंधार में बाबरी के सिक्के चलवाए थे। और वहीं की जनता ने खुश होकर इसे यह उपाधि दी थी। अब चलिए अगला क्वेश्चन, पानीपत में संभल मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो पानीपत में संभल मस्जिद यह बाबर के द्वारा बनवाई गई थी। अब आइए अगला क्वेश्चन, बाबर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो बाबर की मृत्यु आगरा के आरामबाग में हुई थी। और इसका जो मकबरा है वह कहाँ पर है? तो इसका मकबरा काबुल में स्थित है। अब आइए अगला क्वेश्चन, हुमायूं की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो हुमायूं की मृत्यु दिल्ली के दीनपनाह में पुस्तकालय में गिरकर हुई थी। और यह कब हुई थी? तो यह 1556 में हुई थी। अब आइए अगला क्वेश्चन, हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने के बाद अकबर का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? तो दोस्तों, जब हुमायूं की मृत्यु हुई तब अकबर बैरम खान के साथ कालानौर गुरदासपुर के अभियान पर गया था। और इसका राज्याभिषेक भी कालानौर में ही किया गया था। और उस समय इसकी आयु मात्र 13 साल थी। अब आइए अगला क्वेश्चन, दीन-ए-इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दीन-ए-इलाही नामक नया धर्म अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। और बीरबल वह पहला हिंदू था जिसने दीन-ए-इलाही नामक नया धर्म अपनाया था। अब चलिए अगला क्वेश्चन, गुजरात विजय की याद में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो गुजरात विजय की याद में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। और यह कहाँ पर स्थित है? तो यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अब चलिए अगला क्वेश्चन,
आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्न में से किसने लिखी थी? तो आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। अब चलिए अगला क्वेश्चन, पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्न में से किसके बीच में हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 में अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई थी, जिसमें अकबर ने हेमू को पराजित किया था। और दोस्तों इसी के 4 साल बाद 1560 में तिलवाड़ा का युद्ध हुआ था, जो कि अकबर और बैरम खां जो इसका संरक्षक था इनके बीच में हुआ था, जिसमें बैरम खान को अकबर ने पराजित किया था। अब आइए अगला क्वेश्चन, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो यह प्रणाली अकबर ने शुरू की थी। अब चलिए अगला क्वेश्चन, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों वह रज्म नाम के नाम से जानी जाती है। और अकबर के शासनकाल को साहित्य का स्वर्णकाल के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए अगला क्वेश्चन, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो तानसेन अकबर के दरबार में थे, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे, और ये एक प्रसिद्ध कवि भी हुआ करते थे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।